नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आपका सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। आपकी सेहत से जुड़े किसी एक परेशानी को, किसी एक अंग से जुड़ी बीमारी को हम अक्सर हेल्थ गुरु में उठाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी पद्धति की जो बड़ी प्रचलित है, लेकिन इसको लेकर इतनी ही ज्यादा लोगों के दिल में कुछ डर भी हैं। आज हम आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। सुंदरता बढ़ाना हो या फिर दाग मिटाना हो, किसी अंग का करेक्शन करना हो या फिर अपने चेहरे और शरीर के बाकी अंगों को सुडौल करना हो, कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं में कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रति काफी रुझान है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? क्या ये आपके लिए सेफ है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इसका इलाज कितना लंबा चलता है? इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेहत से जुड़ा हेल्थ गुरु। तो आज बात होगी कॉस्मेटिक सर्जरी के हर पहलू की, कब कैसे इसे करवाया जा सकता है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर दीपक कोठारी साहब, जिनसे हम हेल्थ गुरु में बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वर्षों से लोगों को ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वर्षों से आप लोगों को कॉस्मेटिक सर्जन के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहला दिमाग में यही ख्याल आता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी चाहिए क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है और किन किन चीजों पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी ऊपर सर से लेके नाखून तक में कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल हो सकता है। अगर चाहिए क्यों, इसका सवाल है कि हर आदमी को आज का अभी एरा ऐसा है कि सबको सुंदर दिखना है, सबको अच्छा दिखना है। किसी में कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं, उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो अभी के जमाने के हिसाब से अगर वो करना है तो सबको एक अपीयरेंस या लुक चाहिए। उसके लिए हमको कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत हेल्प करता है। आपको अच्छा दिखाने के लिए, ये लोगों को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए है कॉस्मेटिक सर्जरी जरूरी। डॉक्टर साहब, आज की युवतियां, महिलाएं काफी सजग हो गई, ऊपर से बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी कराते समय सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि हम कब करा सकते हैं, इसकी क्या कोई खास टाइमिंग होती है, कब हमको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? क्या मरीज स्वसूर तो आपके पास आ रहे हैं या आप उनको कोई सलाह देंगे कि इन परिस्थितियों में वो आपके पास पहुंचे? जनरली हमारे पास जो मरीज आते हैं वो स्वसूरत ही आते हैं, पता करते हैं उनको कुछ चीज की अपने अंदर कुछ कमी लगती है या कुछ चीजों के लिए उनको करेक्शन या जरूरत लगती है कि ये हमको कराना है, उसके लिए वो कंसल्ट करते हैं और सलाह हम यही देते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब जनरली बच्चों में और कुछ विकार है या उसको ठीक करने के लिए होता है, पर कॉस्मेटिक सर्जरी की ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है। टीनेज मतलब 15 साल से लेके 65 ईयर्स तक की महिलाएं हमारे पास आती हैं सर्जरी कराने, कॉस्मेटिक सर्जरी छोटी। और कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारे वो आते हैं, सर्जरीज आती हैं, तो अलग अलग सर्जरीज के अलग अलग वो एज लिमिट्स हैं, बट एक एवरेज मान ले 15 साल से 65 ईयर्स तक। जी, ब्रेस्ट सर्जरी में भी आजकल कॉस्मेटिक सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी का वहां भी स्कोप देखा जाता है। ये बताएं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, कितने प्रकार हो सकते हैं और क्या क्या इसमें करेक्शन हम कर सकते हैं? ब्रेस्ट सर्जरी में 3 टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरी मेनली होती है। एक होती है ब्रेस्ट को बढ़ाना, स्तनों को और उभार देना, उसके लिए हम लोग इम्प्लांट या फैट इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है बहुत बड़े ब्रेस्ट होते हैं, उनको हमको काट से छोटा करना रहता है। वो बड़े ब्रेस्ट बहुत प्रॉब्लम करते हैं, कंधों में दर्द होना, झुक के चलना, बार बार इन्फेक्शन होना, भारीपन लगना, ये सब चीजें ना काम करने नहीं देती। आजकल महिलाएं वगैरह स्पोर्ट्स में बहुत जागरूक हैं, सोशल एक्टिविटीज में बहुत जागरूक हैं, तो उनको ये हैवी ब्रेस्ट बहुत बॉदर करते हैं, इस वजह से ब्रेस्ट रिडक्शन होता है। और तीसरा होता है कि जनरली प्रेगनेंसी के बाद या वेट अगर अचानक से कम होता है उसके बाद ब्रेस्ट जो होते हैं वो नीचे लटक जाते हैं, उनको सुडौल बनाने के लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी का उपयोग होता है। उसको बोलते हैं मेस्टोपेक्सी, जिसमें कि हम ब्रेस्ट को शेप देते हैं, प्रॉपर आकार देते हैं, जिससे कि वो वापस अपने शेप में आ जाते हैं। चलिए, तो हम अपने दर्शकों को भी ये बात याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में लाइव तो डॉक्टर साहब को सुन और देख रहे ही हैं, लेकिन अगर आपके मन में पर्सनलाइज कोई सवाल है, आप अगर डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप जो टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं इनको फौरन नोट करें और इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम
सीधे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इन नंबर्स को आप ज़रूर नोट करके रखें। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में जैसा आपने कहा कि हर कोई सुडौल दिखना चाहता है, खूबसूरत लगना चाहता है, और ख़ास तौर पर अगर युवतियों महिलाओं की बात है तो ये उनका अधिकार भी होता है। लाइपोसेक्शन के द्वारा आजकल काफ़ी हद तक अपने शरीर को सुडौल या स्लिम दिखाने की एक होड़ भी है। ये क्या होता है, किन किन लोगों पर काम कर सकता है? हाँ, लाइपोसक्शन का एक सबसे बड़ा मिथ है, या बोलना चाहिए कि लोगों का ये मानना है कि लाइपोसक्शन महिलाओं का वेट कम करता है। लाइपोसक्शन एक फैट कम करने की सर्जरी है। ये बॉडी को शेप देने की सर्जरी है। जो जिद्दी फैट होते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद, खाना खाने के बाद, डाइट कंट्रोल करने के बाद, सब चीज करने के बाद जो फैट रह जाते हैं, या जिनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट जमा होने की टेंडेंसी रहती है, उनमें लाइपोसक्शन काम करता है। लाइपोसक्शन हम कोई भी एरिया का कर सकते हैं, पर जनरली जो महिलाएं आती हैं वो पेट का, साइड का, जो फ्लैंक्स बोलते हैं, पीठ और थाइस और बैक, इसका लाइपोसक्शन ज्यादा होता है। और लाइपोसक्शन के बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। पहले नॉर्मल लाइपोसक्शन होता था, आजकल हम लोग कर रहे हैं लेजर से लाइपोसक्शन। लेजर जो करता है वो फैट को गलाता है और फिर उस गले हुए फैट को हम सक्शन के द्वारा निकाल लेते हैं, जिससे कि बॉडी, लेजर एक और काम करता है, वो स्किन को अच्छा टाइट बनाता है। तो जब फैट निकालने के बाद जब स्किन वापस अपनी जगह पे जाती है तो वो अच्छी टाइट रूप में रहती है और वापस से वो बल्जेस और जो बोलते हैं चर्बी दिखना, वो कम हो जाता है। तो लाइपोसक्शन से 2 से 3 इंच या 4 इंच तक आदमी का इंच लॉस हो सकता है, महिलाओं का इंच लॉस हो सकता है, जिससे कि शरीर एकदम फ्लैट और अच्छा दिखने लग जाता है। जी, अक्सर जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रसव के बाद में, बच्चे हो जाने के बाद में महिलाओं में अक्सर ये बात शिकायत के तौर पर रहती है कि पेट या आसपास उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। क्या उनको हम इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं? कितने चांसेस इसके होते हैं? हाँ, ये जनरली जो आप जो बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद, जो प्रसव के बाद जो चमड़ी जो लटकती है, वो एक्चुअली वो चमड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी जो बोलते हैं चमड़ी की, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से चमड़ी पतली होकर लटक जाती है। इसमें लाइपोसक्शन पूरा काम नहीं करता। इसमें हम लोग प्रोसीजर करते हैं, इसको बोलते हैं टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी, जो हमारा टर्म है। उसमें हम पूरा जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल के एकदम फ्लैट टमी का आकार दे देते हैं। और साथ में प्रेगनेंसी के बाद और एक्टिविटीज के बाद या सडन वेट कम होने के बाद जो पेट के मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती है, वो ढीली पड़ जाती है, जिससे कि हर्निया होने का चांस बहुत हो जाता है और एक अलग सी लटकन दिखती है पेट में। तो ये सर्जरी में हम उसको भी टेक केयर करते हैं कि वो जो मांसपेशी है उनको टाइट करा जाए और एकदम सही आकार दिया जाए, जो अवर ग्लास अपीयरेंस बोलते हैं, वो दिया जा सकता है इन सर्जरी के द्वारा, और एकदम पहले जैसा अपीयरेंस आ जाता है महिलाओं में, जैसे वो प्रेगनेंसी के पहले थी, और स्किन एकदम टाइट हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें भी नंबर ऑफ सिटिंग्स लगते हैं या इसमें भी काउंसलिंग का कोई लंबा दौर चलता है? क्योंकि इस तरह की सर्जरी कराने से पहले आपको मानसिक तौर पर भी तैयार करना पड़ता होगा मरीजों को भी और उनके परिजनों को भी। कितना टाइम इसमें लगता है? हाँ, देखिए, लाइपोसक्शन सेटिंग्स में किया जा सकता है। पहले ये था कि बहुत सारा फैट एक साथ नहीं निकालना चाहिए, पहले भी ये कॉन्सेप्ट था, अभी भी यही कॉन्सेप्ट है। एक बार में हम लोग प्रेफर करते हैं 3 से 5 लीटर तक फैट निकालने का। उससे ज्यादा जो मेगा लाइपोसक्शन बोलते हैं, वो जितना ज्यादा आप फैट निकालेंगे उतना ज्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर ज्यादा फैट है, बहुत जगह फैट है, तो हम उसको 2 सेटिंग में करते हैं। 2 सेटिंग के बीच में 3 महीने से 6 महीने का गैप देते हैं। एक एरिया का करते हैं और फिर दूसरे एरिया का करते हैं। जो टमी टक है और जो मैं प्रसव के बाद वाली जो बात कर रहा था, जिसको हम टमी टक बोलते हैं, वो एक ही सेटिंग का होता है। उसमें बार बार सेटिंग लगती है, वो एक ही बार का ऑपरेशन है। लेकिन आपने जो बोला, उसके लिए काउंसलिंग बहुत बार करनी पड़ती है। मानसिक रूप से पहले वो तैयार होने चाहिए। कुछ जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो हमको बताना पड़ता है। जैसे लाइपोसक्शन में 2 से 3 दिन का डाउन टाइम रहता है, कि 7 डेज तक थोड़ा पेन रहता है, हैवी एक्टिविटी करने मना करते हैं। जब टमी टक करते हैं तो हम लोग 10 से 12 दिन तक बोलते हैं हैवी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। तो ये सब चीजें हमको पूरा पेशेंट्स को बता के फिर उनको तैयार करके करना पड़ता है। तो काउंसलिंग लगते हैं, 3 से 4 सेशन ऑफ काउंसलिंग जरूरी है बिफोर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर जाने के पहले। डॉक्टर साहब, क्या एक बार अगर किसी ने ये लाइपोसेक्शन कराया है और हमने उनका फैट लॉस करा दिया है, इंचेस लूज करा दिए, क्या ये दोबारा से वापस लौटता है? क्या इसके लिए भी लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं कि एक बार करा लिया तो अब क्या ताउम्र हम वैसे ही बने रहेंगे, या ये भी डिपेंड करेगा क्या आप खाते हैं और किस तरह की परिस्थितियां आगे बनती? जी, हम जो निकाल रहे हैं फैट, हम नॉर्मल चीजें निकाल रहे हैं ना। आप खाए हैं, उसकी वजह से फैट बना है, फैट जमा हुआ है।
तो जो फैट एक्स्ट्रा जमा हुआ है हम उसको निकाल रहे हैं। उसके बाद अगर आप अपना डाइट ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वेट मेंटेन रखेंगे, तो फैट वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये मिथ में रहेंगे कि फैट तो अब निकल गया है, अब हमको जैसा चाहिए हम रह सकते हैं, जैसा चाहिए खा सकते हैं, जैसा चाहिए वो कर सकते हैं, तो फैट वापस आएगा ही, क्योंकि कोई नेचुरल चीज नहीं निकाल रहे हैं। जो आपके शरीर में जमा है नेचुरल फैट, उसी को निकाला जा रहा है। तो ये पेशेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारे मरीजों को, कि आपको उसके बाद नॉर्मल प्रिकॉशंस लेना है, अपनी डाइट मेंटेन रखना है, हेल्दी खाना है, तो फैट वापस नहीं आएगा। चलिए, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। और इसके अलावा भी आपके जहन में कोई भी प्रश्न है, सवाल है, शंका है, तो आप झिझकें नहीं। आप इन नंबर्स को नोट करके जो हम लगातार दिखा रहे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और आकृति क्लिनिक पहुंच करके भी आप अपना इलाज करा सकते हैं, जहां वर्षों से डॉक्टर साहब ये सेवाएं दे रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, एक्सपर्ट टीम के साथ। डॉक्टर साहब, महिलाओं और युवतियों को चेहरे में आजकल कई प्रकार के करेक्शंस कराने होते हैं, जो हम मानते थे कि बहुत ही पहले ग्लैम वर्ल्ड तक ही लिमिटेड है, अब आम लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हुए। तो चेहरे में कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किन चीजों के करेक्शंस हम करा सकते हैं? चेहरे में कॉस्मेटिक सर्जरी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जो चेहरे की स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा होता है चेहरे के बाकी अंग, जैसे किसी किसी की आंख एक एज के साथ आंख थोड़ी छोटी होने लग जाती है, झुकने लग जाती है, तो उसको करेक्ट करके एकदम जो यंग आईज, यूथफुल आईज बोलते हैं हम लोग, वो ला सकते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्टी। ऊपर की लिड, नीचे की लिड, वो किसी किसी के फोरहेड या आईब्रोज झुक जाते हैं, उसको भी सर्जरी के द्वारा, कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा लिफ्ट करके ठीक किया जा सकता है। फिर तीसरा पोर्शन आता है चेहरे में नाक। नाक बहुत से लोगों की टेढ़ी नाक रहती है, या मोटी नाक रहती है, या बहुत बड़ी नाक रहती है, या कभी इंजरी लगने की वजह से या सेप्टम की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, तो नाक को बहुत अच्छे से आकार दिया जा सकता है कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा, जिसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। ये जो है नाक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है फेस का, क्योंकि सबसे सामने यही दिखता है। तो नाक अगर अच्छी दिखेगी तो ओवरऑल चेहरा बहुत अच्छा दिखेगा। फिर आता है लिप्स। लिप्स में आजकल लोग, किसी के मोटे लिप्स है तो उसको पतले किए जा सकते हैं, पतले लिप्स को फैट इंजेक्शन के द्वारा मोटे किए जा सकते हैं। लिप्स अगर अनइक्वल है या ऊपर के और नीचे के छोटे बड़े हैं तो उनको इक्वल किया जा सकता है। फिर आता है चीक्स में। अगर चीक्स लटक गए हैं, जैसे कि 40s के बाद जनरली महिलाओं में चेंजेस आते हैं, तो फेस लिफ्ट करके सर्जरी होती है, जिसके द्वारा पूरा जो स्किन है उसको उठाया जा सकता है, और एक यंग, अपनी उम्र से 10 से 15 साल कम लगने लग जाएंगे उस सर्जरी के द्वारा। तो फेस में बेसिकली ये सब सर्जरीज इंक्लूड होती हैं। चलिए, एक लोगों के जहन में आजकल खूबसूरती बढ़ाने को लेकर बात बैठ गई कि अगर आप अपने हेयर्स को सुंदर दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हेयर लॉस होना, जल्दी वक्त पर उनका सफ़ेद हो जाना, ये बड़ी आम सी, कॉमन सी चीज़ें हैं महिलाओं में, पुरुषों में। हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशली वीमेंस में, महिलाओं में किस तरह किया जाता है और कितने हद तक हम इसे कामयाब बना सकते हैं? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा बोलना था कि सिर्फ मेल ही कराते हैं, क्योंकि मेल्स में हेयर ज्यादा लॉस होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल में भी बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है। फीमेल में जो हेयर लॉस होता है वो मेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। फीमेल में हेयर लॉस बीच बीच में होता है, जो फोरहेड के ऊपर जो ये एरिया में नहीं होता, लेकिन बीच बीच में होता है। यहाँ पे जो ऊपर का स्कल है वहां पे होता है। और फीमेल्स के लिए बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेल से, क्योंकि वो बाल उनका शो बहुत इंक्रीज करते हैं। फीमेल में हेयर ट्रांसफर का, हेयर लॉस का कारण भी अलग होता है, मेनली स्ट्रेस, हार्मोन्स की वजह से, और ये सब एक्टिविटीज में, रूटीन में चेंजेस की वजह से ज्यादा होता है लॉस। तो फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट हमको एक स्टेज वाइज करना पड़ता है। फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट में हमको एक जनरली हम प्रेफर जो करते हैं वो ये करते हैं कि एक एक बाल निकाल के जहां जहां गैप है वहां पे डालें। पहले तो कॉज देखना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। आपको थोड़ी सी लाइफस्टाइल भी मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग बोलते हैं। एंड हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमनली फीमेल में हम लोग कर रहे हैं। जितने मेल्स आ रहे हैं, आप ये मान लीजिए कि अब रेशियो पहले जो 10:1 था, 10 मेल में एक फीमेल का होता था, वो 2:1 हो गया है। हर दूसरे मेल के बाद एक फीमेल का हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर दीपक कोठारी साहब हैं, जो लगातार वर्षों से फीचर करेक्शन करने वाली सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं, और आज हमने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में काफ़ी सारी बातें, जानकारियां डिटेल में शेयर की हैं। आप भी, एक अनुरोध है आपसे कि आप इन नंबर्स को नोट करें, डॉक्टर साहब और उनकी टीम से संपर्क करके अपनी पर्सनलाइज समस्या या शंका या सवाल जो कुछ भी आप इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्जरी के बारे में हमने काफ़ी ऑप्शंस पर बातचीत की है, लेकिन सर्जरी के अलावा नॉन सर्जिकल ऑप्शन कोई हैं जिनसे हम अपनी खूबसूरती को मेंटेन रख सकते हैं या कोई समस्या उसको दूर कर पाते हैं?
जी हाँ, नॉन सर्जिकल ऑप्शन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आते हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। और बहुत सारी महिलाएं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में ज्यादा प्रेफर करती हैं सर्जरी से, जिनको डर लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में आता है जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन आते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन जो झुर्रियां होती हैं, फाइन झुर्रियां होती हैं, चेहरे की फोरहेड की झुर्रियां होती हैं, चीक वगैरह साइड की झुर्रियां होती है, उन सब जगह में वो इंजेक्शन लगाने से वो झुर्रियां कम हो जाती है यूथफुल अपीयरेंस के लिए। दूसरा एक प्रोसीजर होता है केमिकल पीलिंग का। केमिकल पीलिंग के द्वारा जो दाग होते हैं, स्पॉट्स होते हैं चेहरे में, या फिर डार्क स्पॉट्स होते हैं, लाइट स्पॉट्स होते हैं, या पैची स्पॉट्स होते हैं, ये सब चीजें, या अगर चेहरा थोड़ा ढीला होता है, चेहरे को टाइट करना है, तो केमिकल पीलिंग के द्वारा जो झाई बोलते हैं उसको करेक्ट किया जा सकता है। तीसरा जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन होता है वो होता है लेजर्स। लेजर्स के द्वारा छोटे छोटे पिगमेंट्स या मुहासे वगैरह होने के बाद जो दाग रह जाते हैं, या चेहरा एकदम डल हो जाता है, उसको ब्राइट बनाने के लिए, डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए, ये सब चीजों में लेजर बहुत महत्वपूर्ण है। लेजर के बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं जिसमें कि हम मिक्स करके उनको करते हैं। जिस पेशेंट में जैसा इंडिकेटेड होता है वैसा लेजर करते हैं। 3-4 टाइप के लेजर्स आते हैं बेसिकली, और वो लेजर्स के द्वारा इनको ठीक करा जा सकता है। और भी एनर्जी डिवाइसेस आती है जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवर बोलते हैं, ये सब चेहरे को ठीक करने के लिए, या और कोई बॉडी पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा लूज है, उसको टाइट करना है, तो वो एनर्जी देके हम उसको टाइट कर सकते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि कान भी आजकल बहुत लोग पार्लर में जाके बोलते हैं कान फट गया है, कान को हम चिपका देते हैं, ग्लू से वो चिपका देते हैं, वो इफेक्टिव नहीं रहता है। मेरे पास से बहुत से मरीज आते हैं जो पूरा कान खराब करके लाते हैं। तो कान की सर्जरी, कान सीलना भी एक टाइप की कॉस्मेटिक सर्जरी ही है। इसको नॉन सर्जिकल में ना आके इसको सर्जिकली कराएं। बाकी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। डॉक्टर साहब, बोटॉक्स के बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। बोटॉक्स सर्जरी क्या है, थोड़ा डिटेल में आप बताएं। क्या इसमें एक बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के बाद वापस इसकी कोई टाइम पीरियड अवधि होती है जब आपको दोबारा कराना पड़ता है? इसको लेकर लोगों में मिथ भी बहुत है, डर भी बहुत है और जिज्ञासा भी बहुत है। बोटॉक्स के लेके मिथ डर इसलिए है क्योंकि बोटॉक्स आजकल रेगुलेशंस नहीं होने के कारण पार्लर में भी लोग बोटॉक्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन। बोटॉक्स बेसिकली एक टाइप का टॉक्सिन है जो कि जो मसल्स होते हैं उसको पैरालाइज करता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको शरीर के एक एक मसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चेहरे के एक एक मसल की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ बोटॉक्स लगाना है। जो मसल ज्यादा ऐड कर रहे हैं उनको बोटॉक्स लगा के रोका जा सकता है। इसकी एक टाइम पीरियड होता है, 6 महीने तक वो मसल पैरालाइज स्टेट में रहता है। 6 महीने बाद वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो बोटॉक्स को रिपीट करना पड़ता है 6 महीना 8 महीने के अंतर में, अगर आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो। लेकिन बोटॉक्स को बहुत सावधानी के साथ लगाना पड़ता है, क्योंकि बोटॉक्स का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि बोटॉक्स की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है अगर आप उसको सही जगह पे नहीं लगाया, अगर वो टॉक्सिन मसल की जगह ब्लड वेसल में चला गया तो बोटॉक्स से मेरे जिनसे सबसे दर्शकों से यही अनुरोध है कि बोटॉक्स आप एक प्रॉपर क्लिनिक सेटअप में ही लगाएं और एक क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही बोटॉक्स लगवाएं। जी, एक आजकल इनमेंट पार्ट सर्जरी, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ लोग जानना चाहते हैं। क्या ये कॉस्मेटिक सर्जरी का एक पार्ट है? जी हाँ, ये फीमेल्स में इंटीमेट पार्ट्स मतलब वेजाइनल सर्जरीज बोलते हैं हम लोग। वेजाइना में बहुत टाइप की सर्जरी होती है। बहुत से लोगों को आजकल वेजाइनल टाइटनिंग कराना होता है, तो ये सर्जिकली भी संभव है और ये लेजर्स के द्वारा भी संभव है। दूसरा होता है कि कई जगह जो वेजाइनल स्किन या अराउंड द इंटीमेट स्किन जो रहता है वो लूज हो जाता है। वो अगर लूज हो जाता है तो वो एक अच्छा अपीयरेंस नहीं देता और अनकंफर्टेबल, फीमेल्स बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं जब वो ड्रेसेस वगैरह पहनती हैं। तो उसको भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी, छोटी सर्जरीज हैं, कुछ थोड़ी सी मेजर है, कुछ माइनर है, उसके द्वारा करेक्ट करके एक बहुत नॉर्मल अपीयरेंस से हम वो कर सकते हैं। तो इंटीमेट सर्जरीज आज की डेट में बहुत कॉमन है। फीमेल थोड़ा झिझकती है इसको कराने से, लेकिन आजकल वो झिझक भी कम हो गई है, बहुत ज्यादा कराने लग गए हैं सब लोग। सबसे अच्छी चीज़ ये डॉक्टर साहब कि आपको इन सारी चीज़ों की करेक्ट जानकारी होना चाहिए और आपके साथ में एक एक्सपर्ट टीम हो जो इसको एक्सप्लेन कर सके। इससे बेहतर मौका क्या होगा आप सामने है। क्या आज की तारीख में बहुत से लोगों के दिमाग में अभी भी ये कि कराना तो चाहते हैं इन सारी सर्जरीज़ को या लेज़र ट्रीटमेंट को, पिगमेंटेशन की करेक्शन को, बालों को खूबसूरत बनाने को लेकर या इम्प्लांट्स को लेकर, लेकिन वो ये डरते हैं और ये मानते हैं कि एक वर्ग विशेष तक के लिए सीमित है, बहुत लंबा टाइम और बहुत बड़ा खर्च होता है, इसलिए शायद वो लोग झिझकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन सब मिथ के बारे में जानकारी दें।
ये बहुत महंगी सर्जरीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी आपके अच्छे दिखने के लिए है। तो सबको ये मिथ है कि ये मेट्रो में होती है, सबसे बड़ी बात, सबसे सबसे बहुत महंगी होती है। ये नॉमिनल सर्जरीज होती हैं, बहुत नॉमिनल। अगर आप अपने ही पार्ट को करेक्ट कराने जाएंगे विदाउट एन इम्प्लांट्स होकर थोड़े से कॉस्टली साइड आते हैं, लेकिन वो भी इस रेंज में आ गए आजकल। हम लोग ने इस रेंज के सब मंगवा के रख लिए हैं कि जैसे बड़ी सर्जरी जो हॉस्पिटल्स में आप नॉर्मल सर्जरीज कराते हैं, उसी कॉस्ट में सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज पॉसिबल है। और आजकल तो इंडिया में लोग इसलिए कराने आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, यूएस से लोग आते हैं, यूरोप से लोग आते हैं इंडिया में सर्जरी कराने, क्योंकि यहाँ पे 5 to 6 टाइम सस्ती पड़ती है सर्जरीज। तो मेडिकल टूरिज्म बहुत पॉपुलर है कॉस्मेटिक सर्जरी में। 2 जगह मेडिकल टूरिज्म बहुत पॉपुलर है, उसमें से एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें बाहर से गल्फ कंट्रीज से लोग आके इंडिया में सर्जरी करा के जा रहे हैं। तो ये मिथ है कि ये बहुत महंगी है। लोग यहाँ पे करा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत चीप है। तो अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी कराना है तो आप इंडिया में कराएं, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा। और ये आजकल सब सिटीज में पॉसिबल है जी। ये बात बड़ी राहत लोगों को दे सकती है कि सोचिए आप दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ सर्जरी कराने आ रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने आ रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट में इसका एक बड़ा फर्क है। दूसरा, लोगों के जहन में ये है कि अगर आप एक बार कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो आपको इतने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और इतने लंबे समय तक आपको दवाएं चलानी पड़ती हैं कि जो शायद मुश्किल पड़े। ये कितना सच है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक नॉर्मल कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे नाक की रैनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है, इसमें कि हम लोग 5 से 6 दिन तक दवा देते हैं। और उसके ऊपर हार्डली ऐसी कोई सर्जरी है जिसमें कि 5 to 6 डेज के ऊपर दवा देना पड़ता है या प्रिकॉशंस लेने बोलना पड़ता है। या वो बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी तो डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट आते हैं, ऑपरेट होते हैं, सर्जरी कराते हैं, शाम तक छुट्टी भी हो जाती है। तो अगर पेशेंट की छुट्टी हो रही है तो फिर वो उसका सवाल ही नहीं उठता ना कि दवा हम ज्यादा चलाएंगे, और दवा असर नहीं करेगी। सर्जिकल फील्ड में दवा का रोल बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत लंबे समय तक प्रिकॉशन लेना पड़ता है या बहुत सारी दवा लेना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो मध्य भारत का एक बड़ा ही एक्सपर्ट टीम के साथ में एक ऐसी संस्थान है जो आपके बीच में आकृति क्लिनिक के तौर पर दुर्ग में एस्टेब्लिश है। आप यहां पहुंच करके अपनी समस्याओं, शंकाओं, प्रश्नों, इन सब के बारे में पर्सनलाइज वे में सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने उन कांटेक्ट नंबर को नोट किया होगा जिनको हम बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को इतनी सहजता से बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस।